जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक हम लोग का एडिटोरिया का जो वार्षिकांक करंट अफेयर है यानी कि ईयरली करंट अफेयर है उसका ये पेज नंबर 17, ये टॉपिक पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। न्यूज 365। तो इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए यह करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। तो पहला इसमें टॉपिक है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति को वक्फ कहलाती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान, जो विधेयक है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं तो उसको देखते हैं लोग। पहला प्रावधान है, विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1955 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचान की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। कितने सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए? तो 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं भी होनी चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम सदस्यों में यानी कि जो वक्फ परिषद है उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए और मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तो। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पंजीकरण के संबंध में नियम बना सकता है केंद्र सरकार। वक्फ के खातों का प्रकाशन भी और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट में देखने लो क्या दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों यानी कि सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड के पास से कितने भूमि का स्वामित्व है, तो सशस्त्र बलों यानी कि सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन किया गया। अब दूसरा न्यूज है, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। तो इसमें पहला है BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई थी। यह संहिता कब लागू हुई थी? तो 1860 में। IPC 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। अब कुछ नियम में बदलाव किए गए। पहले IPC की धारा में क्या था और BNS की धारा में क्या होगा? तो
हत्या की धारा पहले आईपीसी की धारा 300 लगती थी, लेकिन अब चेंज करने के बाद धारा बीएनएस के तहत धारा 101 लगेगी। हत्या के लिए सजा धारा 302 पहले थी, अब धारा 103 लगेगी। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा आईपीसी के तहत धारा 303 और बीएनएस के तहत धारा 104। बलात्कार के लिए आईपीसी के तहत धारा 375, वहीं बीएनएस के तहत धारा 63 है। उसके बाद है बलात्कार के लिए सजा आईपीसी के तहत धारा 376 लगती थी, लेकिन बीएनएस के तहत धारा 64 लगेगी। दहेज प्रथा आईपीसी के तहत 304 भी लगती थी, अब धारा 80 लगेगी। मानव तस्करी के लिए धारा 370 और बीएनएस के तहत 173। चोरी के लिए सजा यानी कि धारा आईपीसी के तहत 379 लगती थी, अब बीएनएस के तहत यह धारा 303 का सब क्लॉज 2 लगेगी। नए प्रावधानों को जोड़ना यानी कि नए प्रावधानों को कुछ जोड़ा गया है, तो धारा 48 ये जोड़ा गया है। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। धारा 69 छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य कौन सी धारा में शामिल किया गया है, तो धारा 152 में। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 यानी छीनना, स्नेचिंग करना। प्रमुख विलोपन अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 के तहत व्यभिचार और ठग आदि थी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है यानी कि अगला न्यूज है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023। BNS ये लाइन इंपॉर्टेंट है। BNSS में 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? इसे 39 कहा जाता है। 39 से अध्याय हैं, जबकि पहले CRPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 37 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना, नए प्रावधानों को यानी कि धारा 86 इसमें शामिल किया गया है। घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 105 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्युदंड के मामले में दया याचिका। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। BNSS की प्रमुख विशेषताएं। FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो, यानी कि कोई भी क्षेत्र में अगर अपराध होता है तो कोई भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सकती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जाँच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। गिरफ्तारी 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। 5वां प्रावधान है BNS और पॉक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जाँच सूचना दर्ज होने की तारीख 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधान दिया गया है। इसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं? पहला प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य, इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। नोट दिया गया है, दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य को स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। अगला न्यूज है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, यानी कि 24वें क्रम का एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई थी। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एससीओ की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अस्ताना में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024। नया सदस्य बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो बेलारूस। अस्ताना घोषणा। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी दी गई। 2025-27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम। 2024-29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति बनाई गई। 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीति बनाई गई। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि चीन के जो किंगदाओ शहर है उसको 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मूल 1996 में गठित संघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई और इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। और एससीओ का सचिवालय कहाँ है? तो बीजिंग में। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एससीओ का छठा सदस्य कौन है? तो उज्बेकिस्तान है। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य कब बने थे? तो 2017 में। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां नया सदस्य है। अगला न्यूज है रुद्रम 1 मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रम फर्स्ट को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। मुख्य विशेषता, इससे रुद्रम फर्स्ट की मुख्य विशेषता क्या है उसको देखते हैं लोग। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह कैसी मिसाइल है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS, GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगला न्यूज है समान नागरिक संहिता UCC। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानून को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। UCC के बारे में। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह,
तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होती है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। जो गोवा है वह स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता पालन करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जो समान नागरिक संहिता है वह कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाहबानो मामला 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून। हिंदू व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना था। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में बना था। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन शामिल है। हिंदू शब्द में कौन कौन से धर्म के और लोग शामिल हैं, तो सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937 में बना था। पारसी व्यक्तिगत कानून पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में आया था। ईसाई व्यक्तिगत कानून ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में आया था। अगला न्यूज है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति बैठी थी वह किसकी अध्यक्षता में बैठी थी, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। समिति के मुख्य सिफारिश पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब वे राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इससे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारी के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक के परिवर्तन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, इसमें संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात की स्थिति भी आ सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान विधि आयोग की 177वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। नोट, समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान को केंद्र सरकार ने 21 जून को लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान,
इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगला प्रावधान है परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रावधान है अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रयोज्यता यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। यह जो नियम आएगा वह कौन कौन सी परीक्षा को कवर करेगा, तो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती परीक्षा। हाइड्रोन परियोजना, अब अगला न्यूज है 365 टॉपिक का हाइड्रोन परियोजना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोन का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति पैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबाइट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। अगला न्यूज है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति है। सबसे अधिक प्रभावित पशु कौन है, तो गेंडा, और सबसे प्रभावित वनस्पति कौन है, तो देवदार है। यह रिपोर्ट 2015-21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियां को प्रभावित किया है, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार। गेंडे का सींग 29%, पैगोलिन का सल्क 28%, हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार। देवदार 47%, शीशम 35%, अगरगुड़ 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रावधानों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों का अद्यतन ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला न्यूज है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो तामजा ब्लू होल। मुख्य बिंदु तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ गहरा पानी होता है। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
इसके आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्र गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है उसको देखते हैं लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है। जो यह रैंकिंग आई है उसमें नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है, यानी कि खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे हैं। भारत तुर्की से और पाकिस्तान से और श्रीलंका से भी पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेतक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। अगला न्यूज है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या क्या है तो वैश्विक संदर्भ 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 से रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी करने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 मिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ में देखते हैं लोग। अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी, यानी कि 145 करोड़। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट में हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। अगला न्यूज है अनुच्छेद 244 का ए। अनुच्छेद 244 का ए। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 से का ए को लागू करने का वादा किया था। संविधान का अनुच्छेद 244 का ए। अनुच्छेद 244 ए को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 ए में अंतर। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244 का ए जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्ति प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानूनी व्यवस्था पर नियंत्रण है।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। मुख्य बिंदु देखते हैं लोग कि मुख्य बिंदु में क्या क्या है। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से 1 कम है। 68 से 1 कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के बाद 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा। नोट देखते हैं लोग, नोट में क्या है। नोट, यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अब अगला न्यूज है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में भी 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार, ये जितने सारे रिपोर्ट हैं यह 2023 के आंकड़े हैं। अब यहाँ पे आंकड़ा दिया है उसको देखते हैं लोग। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है फरवरी 2024 तक। ये जो आंकड़ा दिया गया है फरवरी 2024 तक है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास ऊर्जा 10.2 गीगावाट हो गई है। लघु जल विद्युत ऊर्जा 4.99 गीगावाट। बड़े हाइड्रो 46.92 गीगावाट। अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। अगला न्यूज है स्टेशन शिव शक्ति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। शिव शक्ति बिंदु या निर्देशांक 69.373 मिनट साउथ 32.3199 डिग्री ईस्ट पर चंद्र क्रेटर मैनिजीनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच स्थित है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति के दैत्य को दर्शाता है, जो पुरुष शिव और स्त्री शक्ति दोनों पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है। 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में इन नामों के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जौहर पॉइंट का सुझाव दिया था। अगला न्यूज है गगनयान मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। चयनित अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। गगनयान मिशन में मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में
एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 करोड़ रुपये। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है, तो 9,023 करोड़ रुपये। पहला मानव रहित गगनयान फर्स्ट मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने कौन सा रॉकेट का उपयोग करेगा, तो LVM-3। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी की तत्परता का आकलन करना है। अगला न्यूज है नीतीश डिवाइस। अगला न्यूज का नाम क्या है, नीतीश डिवाइस। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। मुख्य विशेषता, नीतीश डिवाइस का मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं लोग। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। यह एक अलर्टिंग डिवाइस है। यह कैसी डिवाइस है, अलर्टिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी यानी लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेडेंट की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा। हिंदी रूपांतरण नीत तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। यह किससे चार्ज होगा, तो शरीर की ऊर्जा से। अगला न्यूज है वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024। वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024। हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्य बिंदु, पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दुगुनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देश के GDP वृद्धि से ज़्यादा है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिट सकेगी। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी। अगला न्यूज है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा। बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आंकड़े का प्रयोग किया गया। इससे न्यूज का प्रमुख बिंदु क्या है, उसको देखते हैं लोग। भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013-14 में 29.17 से घटाकर 2022-23 में 11.28 हो गई है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। विगत 9 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 24 करोड़ 82 लाख। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी किससे राज्य में दर्ज की गई, तो उत्तर प्रदेश, जहां 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3 करोड़ 77 लाख और मध्य प्रदेश 2 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बिहार कौन सा स्थान पर है, तो दूसरा, और मध्य प्रदेश तीसरा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय MPI के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी। इसका आयाम क्या था, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट। 2015-16 में 24.85 से 2019-21 में 14.996 हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से 32.59 से 19.28% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। MPI मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.066
सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन, बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी कमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। नोट, केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे कम थी? तो केरल की। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। अगला न्यूज है चुनावी बॉन्ड। यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19 का ए में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1000, 10,000 और 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता है। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता है। इस पर किसका नाम नहीं लिखा जाता है? तो दाता का नाम नहीं लिखा जाता है। 15 दिनों की समय अवधि, इससे बॉन्ड की समय अवधि कितनी होती है? तो 15 दिनों की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान दिया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। अगला न्यूज है CMS COP 14। CMS COP 14 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई और इसका स्लोगन क्या था? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। यह कौन सा आयोजन है? तो त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 2079 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। यह कब लागू हुई थी? 1 नवंबर 1983 को। भारत ने 1983 में गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। पहला परिशिष्ट है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां, दूसरा परिशिष्ट है प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की। COP 14 के परिणाम, पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। नोट, CMS COP 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि CMS COP 15 2026 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला न्यूज है इनसैट 3DS सैटेलाइट। इनसैट 3DS सैटेलाइट 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IEMD के बीच एक संयुक्त प्रयास GSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। यह GSLV का 16वां मिशन है। यह GSLV का कौन सा मिशन है? तो 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधित उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर सतहों की मौसम संबंधी अवलोकन और निगरानी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? उस उद्देश्य को देखते हैं लोग। पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों को महासागरीय अवलोकन और उसके पर्यावरण का संचालन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना, डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म DCP से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाएं प्रदान करना।
अगला न्यूज है जीनॉन इंडिया प्रोजेक्ट GIP जीनॉन इंडिया प्रोजेक्ट। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 जीनोम अनुक्रम परियोजना को पूरा होने की घोषणा की है। जीनोम अनुक्रम एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण DNA या RNA के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकता है। मानव जीनोम DNA से बनते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मानव जीनोम किससे बनता है, तो DNA से बनता है। GIP के बारे में 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य है। यह 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। यह कितने राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है, तो 20। केंद्रीय समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च यह कहाँ है, बेंगलुरु। केंद्रीय समन्वयक कौन है, तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु में। इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। संबंधित तथ्य 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेंगर ने पहली बार अनुक्रमण विधि विकसित की थी। 1970 के दशक में पहली बार फ्रेडरिक सेंगर ने पहली बार अनुक्रमण विधि विकसित की थी। 1990 में मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई और 2003 में पूरी हुई। भारत में CSIR ने 2009 में पहला मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार किया। अगला न्यूज है आदर्श आचार संहिता 16 मार्च को चुनाव आयोग की 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता MCC लागू कर दी। आदर्श आचार संहिता MCC भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं लोग। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें की एक छोटी सूची जारी की गई। 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया। MCC को हरबंस सिंह जलाल बनाम UOI केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। उद्देश्य एवं विशेषताएं, इसकी उद्देश्य क्या है और विशेषता क्या है। यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन करता है। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। अस्थायी समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। अगला न्यूज है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। ये जो इस साल जारी हुआ है वह कौन सा संस्करण, तीसरा। संबंधित तथ्य भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक के न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब हैं। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया और यह फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है। अगला न्यूज है कच्चा थीवी द्वीप विवाद। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह चर्चा में है। द्वीप के बारे में 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। यह पाक जलसंधि में एक स्थित निर्जन द्वीप है। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर है जो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेलफट द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह सेंट एंथोनी चर्च है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है जो 20वीं शताब्दी में बना था। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं लोग। प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामनाथ साम्राज्य के स्वामित्व में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। भारत ने 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने अधिकार छोड़ दिए। नोट, सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मछुआरों का संरक्षक संत किसे माना जाता है, तो सेंट एंथोनी को। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। अगला न्यूज है इंडिया AI मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ
इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। उद्देश्य इसका क्या है? व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना,